ਅੱਜ ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਣਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਲੰਬੀ ਛਿੜੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋਈ ਔਰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੈ। ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 420 ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ 420 BC ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ 420 ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਯਾਰ ਮਾਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਰ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਹ ਤੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। सत श्रीकाल जी। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? एकदम बढ़िया जी। ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ? बढ़िया रही जी। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਈ? जेल यात्रा बढ़िया थी। पंजाब को करीब से जानने का मौका मिला, पंजाब के लोगों को जानने का मौका मिला, पंजाब की समस्याओं को जानने का मौका मिला, पंजाब के अंदर ड्रग्स की क्या समस्या है, पंजाब के लोग कैसे। जेल च जानने का मौका मिला इस गल का मतलब जेल में आपने जाना? ये जेल में बिल्कुल जाना भाई। जेल के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मैं समझता हूँ कि 100 में से 70 यदि मुलजिम जेल में है तो वो ड्रग्स के केस में जेल में बंद है वो। तो अब चूँकि मैं निजी तौर पे किसी भी किस्म के नशे का आदी नहीं हूँ, तो मेरे लिए बड़ा अचरज का विषय था कि भाई ये ड्रग्स में चिट्टा क्या होता है, या ये क्या होती है, ये इंजेक्शन क्या होता है, ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ क्या होती है। हमने कभी नाम नहीं सुने। चलो सीधा कम टू द पॉइंट। नवनीत चतुर्वेदी ने 420 की क्यों और किदे कहने ते की? पहले तो ये बताओ जी कि नवनीत चतुर्वेदी 70 दिन जेल में रहा। 70 दिन बहुत होते हैं जी। 70 दिन में क्या नवनीत चतुर्वेदी के ऊपर 420 साबित हुई है? कह देना बहुत आसान काम है जी। जब एक पूरी की पूरी सरकार है, जिसके पास में सरकार के पास में अपनी पूरी सरकारी मशीनरी है, पूरी मीडिया है, पूरी पुलिस है, पूरी जुडिशरी है, वो कुछ भी कह देगी। आधी रात को मुंह उठा करके कुछ भी कह देगी। नवनीत चतुर्वेदी 420 है तो ठीक है, सुबह सारे के सारे 100 अखबार, 100 टीवी, 100 न्यूज़ चैनल, 100 यूट्यूबर्स पे सब पे लिखा हुआ आ जाएगा नवनीत चतुर्वेदी 420। आया ये लिखा? बिल्कुल आया, साफ तौर पे किया उन्होंने। तो मैं अब वही पूछता हूँ कि 70 दिन हो गए, मैं बाहर भी आ गया, पुलिस ने चार्जशीट भी पेश कर दी, मैं 420 हूँ, ये साबित कैसे हुआ? चार्जशीट च कोई जिक्र नहीं? चार्जशीट के विच केवल बयान है किदे? एमएलए साहब लोगों के बयान है जी कि वो तो उन्होंने चलो विधानसभा च भी देते सी। वो एमएलए साहब लोगों ने विधानसभा में भी बयान दिया कि हमारे साइन नहीं है, उन्होंने पुलिस के अंदर में भी बयान दिया हमारे साइन नहीं है। मेरा तो वही सवाल है जी कि एमएलए साहब लोगों के बयान कोई राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बयान थोड़ी हो गए, या कोई धर्मराज युधिष्ठिर के बयान थोड़ी हो गए जी कि तुम राजा हरिश्चंद्र हो जो कभी जीवन में झूठी नहीं बोलोगे। हमारे कानून के अंदर आरोप लगाना बहुत आसान है, आरोप को साबित करना वो प्रोसिक्यूशन का काम है। आज तक कोई एफएसएल नहीं हुई है, आज तक एफएसएल जांच के अंदर कोई रिपोर्ट गई भी नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਰ ਐਮਐਲਏਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਅੱਜ ਤੱਕ मैच नहीं ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। मतलब वैसे तो लोगों ने कहता भी ठीक है ਅਸੀਂ नहीं ਕੀਤੇ, पर टेक्निकली जो एक प्रोसेस होना चाहिए था नहीं हुई। टेक्निकली कभी मैच हुए भी नहीं है और न किसी ने मैच करवाए हैं, क्योंकि मैच कराने की लोड भी नहीं थी उनको। राज्यसभा के चुनाव में मेरा नाम काटना था, मेरा पत्ता काटना था, जो उन्होंने फर्जी साइन का रोड़ा पा करके उन्होंने मेरा नाम काट दिया, मेरा नॉमिनेशन रिजेक्ट करा दिया, अपने बंदे को अनअपोज्ड राज्यसभा में भेज दिया। जो वो करना चाहते थे वो उन्होंने कर लिया। अब साइन असली हैं या साइन नकली हैं, ये मैच करने की लोड उनको है भी नहीं। क्यों? जो मैच करने जाएंगे क्या पता कुछ और रिजल्ट आ गया तब क्या करेंगे? नहीं, पर फिर कानून इस गल की गवाही नहीं देता कि मैच करने चाहिए। कानून तो यही कहेगा कि जी
प्रोसिक्यूशन अपने आरोपों को जस्टिफाई नहीं कर पाया तो नवनीत चतुर्वेदी को बाइज्जत बरी कर देंगे। पर नवनीत चतुर्वेदी मान लो आज के 5 साल बाद में, 10 साल बाद में इन मुकदमों से बाइज्जत बरी हो जाए तो उससे क्या? हाँ, अगला तो चलो मेंबरशिप लाई गया, अगला राज्यसभा पहुंच अगला मेंबरशिप ले गया और नवनीत चतुर्वेदी माथे पे 420 का दाग लगाए घूम रहा है जी। गया है ही है। मैं तो ऐसे करके कह रहे हैं कि नवनीत चतुर्वेदी 420 है। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ 420 ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ? उसका जवाब में अच्छा मेरे किहदे पास कहण नहीं ते है। ਕੀਤੀ ਚਲੋ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਇੱਕ ਤੇ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਆਪ ਦੀ ਗੱਡੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ, ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਤੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਰਿਵਾਲਵਰਾਂ ਤੱਕ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਥਾਣਾ ਘੇਰੀ ਰੱਖਿਆ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਲਈ? ਜੀ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमन अरोड़ा ने किया। अरे सब देखो, उनका काम है आरोप लगाना। आरोप लगाने में आम आदमी पार्टी ने पीएचडी हासिल की हुई है। आपको याद होगा इस घटना से पहले भी इन्होंने एक बार कई सारे एमएलएज को डीजीपी साहब के दफ्तर में भेजा और बोला कि जी हमारे यहाँ पे कुछ लोग हमें 25-25 करोड़ रुपए में खरीदना चाह रहे हैं। वो तो एमएलए स्टेटमेंट देके आए, एफआईआर करा के आए। फिर उसके बाद में इन्होंने असेंबली के अंदर एक सेशन बुलाई। उस सेशन में बोला जी कि हमारे पास में ऑपरेशन लोटस हो रहा है, हमें 25-25 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तो जी आरोप लगाना बहुत आसान है। 25-25 करोड़ रुपए मिल रहे हैं मतलब जो जैसे किसी के पास में 25 करोड़ रुपए ना हो गए जी, 25 रुपए हो गए जो किसी ने अपने जेब में हाथ डाला, निकाला और दे दिया इनके एमएलए को, लो जी 25 रुपए ले लो जी, मुफ्त में बट रहे हैं जैसे। तो इनका काम है खाली हवा में झूठे आरोप लगाते रहना और हवा में सनसनी बनाए रखना और सनसनी बना बना करके न्यूज़ में बनना, अपनी इन कैपेबिलिटीज़ को इन सनसनियों के बहाने हमेशा दबा करके रखना। क्यों? क्योंकि इनके पास में पता नहीं कैसे किस हवा में आकर के इनको पंजाब की जनता ने 92 एमएलएज 117 में से 92 एमएलएज का मैंडेट इनको मिल गया। अब 92 बंदे इनसे संभाले नहीं जा रहे। कोई बंदा कहीं भागता है, कोई बंदा कहीं भागता है। तो उन बंदों को जो इधर उधर जो इनके बंदे भाग रहे हैं उनको बांधे रखने के लिए ये हमेशा कोई ना कोई ड्रामा करते रहते हैं। कभी उनको एफआईआर से डराते हैं, कभी किसी को पर्चे से डराते हैं, कभी ऑपरेशन लोटस के नाम पे डराते हैं, कभी चतुर्वेदी के नाम पे डराएंगे, कभी भाजपा के नाम पे डराएंगे, कभी और किसी के नाम पे डराएंगे, डराते रहेंगे। और डरा जैसे मेरे नाम पे डराया, मेरे नाम पे किया, दो तीन महीने का टाइम पास हो गया इनका अच्छा वाला। इसी तरह से करते करते इन्होंने अगला 1 साल पूरा टाइम पास मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਐਪੀਸੋਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਸਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਡਰਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ। और ਪਰ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਮੁਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ 420 है। उन्होंने जो मुकरे हैं, मैंने असेंबली के अंदर में भी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, बाकायदा प्रूफ है। और असेंबली के अंदर में भी मैंने रिटर्निंग ऑफिसर को यही कहा था कि ये सारे एमएलए जो हैं ये सरकार के दबाव में आकर के मुकर रहे हैं। दबाव क्यों? और ਉਹ ਤੇ ਮੁਕਰੀ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਪਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਪਾਏ। मैं जो नहीं पहचान पाया, देखो मैं राजस्थान का आदमी हूँ या राजस्थान में रहता हूँ या दिल्ली में रहता हूँ। हमारे लोगों के लिए सरदार जी लोगों को देखना, सॉरी माफ़ करना यदि किसी की भावना आहत हो जाए, नहीं मैं ईमानदारी की बात बताऊँ तो जो नॉन पंजाबी स्टेट्स हैं, जब हम एक साथ यदि 4-5-6 सरदार लोगों को एक साथ झुंड में देख लें, इकट्ठे देख लो, हाँ इकट्ठे देख लें, हाँ, तो हमें करीब करीब सबकी शक्लें एक जैसी लगती हैं। हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते बीइंग ए नॉन पंजाबी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के कि यार इसमें से छोटा कौन है, बड़ा कौन है, किसकी उम्र कम होगी, किसकी उम्र ज़्यादा होगी। या यदि किसी सरदार जी ने अपना नाम कुलदीप सिंह बताया तो मैं अगली बार उसको कुलदीप सिंह के बजाय सुखदीप सिंह ही बोल दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे उनकी शक्लें एक जैसी लगेंगी। अब जो सवाल आया कि जी मैंने असेंबली के अंदर एमएलए साहब लोगों को नहीं पहचान पाया, हाँ। उसका कारण ये है कि जी दिल्ली में जब ये एमएलए साहब लोग आते थे तो बिना पक्के आते थे। मतलब जब आपसे मिलते थे,
दिल्ली में जब भी कभी मेरा जब आपसे मिलते थे? बिल्कुल। हाँ। तो बिना पग के थे, यहाँ पे उस दिन पग में थे। 2-3 एमएलए जैसे हैं तो वो पहले भी बिना पग के ही थे, आज भी बिना पग के ही थे, पर हाँ 4-5 जो एमएलए जो थे वो उस दिन पग में थे। अब यदि नवनीत जी आप मेरे सामने बैठे हुए हो, आधे घंटे बाद में आप पग उतार करके नॉर्मल से पग में आ जाओ, मैं आपको नहीं पहचान पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको शुरू से इसी पग में ही देखा हुआ है। जब मैं रोपड़ में था तो कई सारे पुलिस वाले जो थे जो जेल में या थाने में ड्यूटी पे होते थे, जब कभी कभार मैं उनको बिना पग के देखता था तो मैं पहचान ही नहीं पाता था। तो चलो इस सिंपल सी चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो नॉमिनेशन की जो स्क्रूटनी है, जो उसमें इलेक्शन रूल्स हैं, उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन परेड जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। हम यहाँ पे कोई आदमियों की कोई शिनाख्ती परेड नहीं करा रहे। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਸ ਦਿਨ ਗਲਤ ਹੋਇਆ? वो बिल्कुल गलत था। वो कोई रूल के अकॉर्डिंग नहीं? वो रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। जो रिटर्निंग अफसर जो सेक्शन 36(2) के तहत जो समरी इंक्वायरी करता है, समरी इंक्वायरी के अंदर आइडेंटिफिकेशन परेड का कोई प्रोविजन नहीं है। फिर ਤੁਸੀਂ ਚੈलेंज ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ? चैलेंज किया है ना, इलेक्शन पिटीशन मैंने फाइल करी है हाई कोर्ट के अंदर। हाँ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, हाँ, ਉਹ ਹੈ ਕੀ? उसके अंदर मैंने अपने नॉमिनेशन को इम्प्रॉपर ग्राउंड पे रिजेक्ट होना बताया है कि मेरा नॉमिनेशन विदाउट किसी प्रॉपर ग्राउंड के बायस तरीके से दुर्भावनापूर्ण नीयत से मेरा नॉमिनेशन खारिज करके अपने बंदे को अनअपोज्ड जिताने की नीयत से इन्होंने मेरा नॉमिनेशन रिजेक्ट किया। तो मैंने नॉमिनेशन रिजेक्शन को आरपी एक्ट की धारा 101(c) के तहत मैंने चैलेंज किया कि जी इस चुनाव को नल एंड वॉइड घोषित किया जाए। गुप्ता जी जो चुनाव जीते हैं, गुप्ता जी से मेरा कोई विरोध नहीं है। आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे बात क्लियर कर दूं, गुप्ता जी से मेरा कोई विरोध नहीं है। मेरा विरोध सरकार से है, मेरा विरोध रिटर्निंग ऑफिसर से है। क्योंकि गुप्ता जी उस चुनाव के अंदर निर्विरोध जीते हैं, तो इलेक्शन पिटीशन ये कहता है जी कि मुझे जो केस फाइल होगा वो नवनीत चतुर्वेदी वर्सेज राजेंद्र गुप्ता होगा। इसलिए इस केस का टाइटल नवनीत चतुर्वेदी वर्सेज ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈलेंज राजेंद्र गुप्ता ਨੂੰ ਕੀਤਾ। बिल्कुल, क्योंकि वो चुनाव जीते हुए हैं। तो 101(c) के तहत हमने हाईकोर्ट से मांग करी है कि आरपी एक्ट की धारा 101(c) के तहत मेरी अर्जी है कि इस चुनाव को अवैध घोषित किया जाए और ये जो रिजल्ट है इसको नल एंड वॉइड जो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਨਾ, ਅਗਲਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿੰਟਰ ਵਾਲਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ? मेरी पिटीशन नाल फ़र्क ये पड़ना है कि सबसे पहले तो मुझे पूरे देश को और पूरे पंजाब की जनता को एक तो ये मैसेज देना है कि मेरे साथ धक्का हुआ, मेरे साथ ज़बरदस्ती 420 का एलिगेशन लगा करके मेरा नॉमिनेशन खारिज कराया गया। तो जो एक राजनीतिक साजिश हुई है मेरे साथ में, उसको मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं राज्यसभा पहुँच जाऊँगा, मैं राज्यसभा नहीं पहुँचूँगा, लेकिन जो मेरे साथ मतलब अपने आप ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ मैं अपने आप को सही साबित करूँगा। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ करना सी उदों क्यों नहीं किया? वहाँ पे तो मुझे थोड़ी सही साबित करना है, वहाँ तो सरकार को मुझे गलत साबित करना है ना। सरकार ने तो गलत साबित किया ही नहीं मुझे। सरकार ने तो मुझे पकड़ा, जेल में बंद किया, 70 दिन के बाद में मैं जमानत पे छूट गया। पर ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਨਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ राजेंद्र गुप्ता जी ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਵਾਬ देना? पहले मैं ਉਹਦੀ ਗੱਲ करना। उन्होंने अभी हाई कोर्ट का ऑर्डर अभी हाथ में आया नहीं है, मेरे ख्याल से 30-40 दिन के अंदर जवाब देना रहेगा। मतलब ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਡੀਜੀਪੀ ਗੱਡੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਿੰਗ ਉੱਪਰੋਂ ਸੀ ਕਿਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਚੱਲਦਾ? देखो, ऑपरेशन लोटस वाला आरोप तो बेसलेस है। क्यों? क्योंकि न तो मैं बीजेपी का कोई ऑफिस बीरर हूँ, न मुझे किसी ने बीजेपी के दफ्तर में किसी मंच के ऊपर बैठा हुआ देखा है, न किसी ने मुझे बीजेपी के दफ्तर में किसी ने आते जाते देखा है, और न मेरा बीजेपी के किसी नेता से कोई यारी दोस्ती है। मैंने इलेक्शन लड़ा, मैं इलेक्शन लड़ने के लिए आया। क्यों? क्योंकि मेरे पास में आश्वासन था एमएलएज का कि भाई मेरे पास में इतने एमएलए हैं, मैं इतने एमएलए का साइन करा सकता हूँ, इतने एमएलएज का वोट ला सकता हूँ, इतने एमएलएज का वोट मुझे मिल जाएगा। इसलिए मैं मेरी कैपेसिटी में एज ए इंडिपेंडेंट की कैपेसिटी में मैं चुनाव लड़ने आया था। मतलब तुसी मशहूरी लेना, ये भी इल्ज़ाम लग गया कि सिर्फ हाईलाइट होने के लिए
और हाईलाइट मैं बड़ा खुल के अब ये बात आपसे कर रहा हूँ, हिंदी में सवाल कर लेता हूँ। पूरे देश में ये चर्चा हुई है हाँ कि नवनीत चतुर्वेदी ने सिर्फ हाईलाइट होने के लिए, अपने आप को मशहूर करने के लिए, यही लाइन कि खुद को मशहूर करने के लिए 400 बीसी की। देखो जी, आदमी खुद को मशहूर करने के लिए बहुत सारे काम करता है, लेकिन खुद को मशहूर करने के लिए कोई आदमी जेल नहीं जाता। तो दाव उल्टा पड़ गया ना आपका। ना, मैं यहाँ पे बराबर राजनीति करने ही आया था। मैं यहाँ पे बाकायदा एमएलएज के समर्थन से, उनके समर्थन की आशा से आया था, और मैंने विथ प्रॉपर सारी चीज़ें जेन्युइन तरीके से मैंने अपना नॉमिनेशन भरा। उसके बाद में सरकार को लगा कि भाई इनके एमएलए जिनके साथ में नहीं हैं, तो उन्होंने मेरे जो नॉमिनेशन के जो कागज़ थे वो एक दिन पहले असेंबली से लीक हुए। 14 तारीख को सुबह 11 बजे स्क्रूटनी होनी थी, तो एक रात पहले 13 तारीख की रात में शाम को 8 बजे से रात को 11:30 के बीच में मेरे पर मल्टीपल एफआईआर्स कैसे दर्ज हो जाती हैं। उन एमएलएज का एफआईआर के अंदर ये एलिगेशन लगाया गया है कि मेरा फॉर्म 2C व्हाट्सएप के ऊपर वायरल हो रहा था, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा जर्नलिस्टों था। के पास भी आ गया था। तो ये गया था। आया कहाँ से? तो जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, मेरा चार्जशीट के अंदर ये लिखा हुआ है, असेंबली ने रोपड़ पुलिस को लिख करके दिया है कि सो एंड सो इलेक्शन रूल्स के तहत हम आपको नवनीत चतुर्वेदी का फॉर्म 2C नहीं दे सकते जांच के लिए, ये कॉन्फिडेंशियल है और चुनाव नियमों के विरुद्ध है। तो जब नवनीत चतुर्वेदी का फॉर्म 2C कॉन्फिडेंशियल है, तो वो व्हाट्सएप पे वायरल कैसे हो रहा था? नवनीत चतुर्वेदी ने तो वायरल किया नहीं, असेंबली से ही वायरल हुआ ना, असेंबली से किसी ने लीक किया। अब जब वो वायरल हो गया, आपने तो नहीं किया। मैं क्यों करूँगा? फिर वही बात जो सरकार सवाल कहती है, मशहूर होने के लिए। नहीं, मैं यहाँ पे मशहूर होने नहीं आया था। मैं यहाँ पे राज्यसभा का चुनाव लड़ने, और मैं यहाँ पे राज्यसभा का चुनाव जीत करके मशहूर होने के लिए आया था। मैं यहाँ पे 400 BC का पर्चा लगवा करके मशहूर होने के लिए नहीं आया था। दोनों में बड़ा फ़र्क है। मुझे मशहूर होना था। कैसे मशहूर होता? मैं चुनाव लड़ता। बेशक 24 तारीख को हो सकता है कि मुझे वोट थोड़े कम आते, मैं चुनाव हार जाता। जो जीतने के लिए मिनिमम 60 वोट चाहिए थे, 60 की जगह मान लो मुझे 60 वोट नहीं आते, 50 ही आते, 40 ही आते, 20 ही आते, 15 ही आते, 5 वोट ही आते। वो जो मशहूरियत होती, वो एक जेन्युइन मशहूरियत थी, जिसकी उम्मीद में और जिसके चक्कर में मैं यहाँ पे आया था। मैं यहाँ पे फर्जी साइन करके या 400 BC के मुकदमे लगवा करके मशहूर होने के लिए नहीं आया था। दोनों मशहूर होने में बड़ा बेसिक सा फ़र्क है। अच्छा, आपके पेपर लीक हुए? फिर मेरे पेपर लीक हुए तो आपने एक रात पहले मेरे पर मल्टीपल पंजाब के अलग अलग शहरों में आपने मेरे पर एफआईआर दर्ज करी। अब जिन्होंने एफआईआर दर्ज करी वो सारे बड़े बड़े अधिकारी हैं। उन्हें अच्छी तरीके से कानून का पता है कि भाई बंदे ने चंडीगढ़ में पंजाब असेंबली के अंदर नॉमिनेशन फाइल किया। चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, राज्यसभा का चुनाव है। तो यदि वर्ड का यूज कर रहा हूँ, यदि मैंने कुछ गलत किया है तो कहाँ गलत किया है? चंडीगढ़ असेंबली में गलत किया है, पंजाब की असेंबली में गलत किया है। जुडिक्शन चंडीगढ़ होगी, मेरा जुरिडिक्शन चंडीगढ़ है। यदि मैंने गलत किया है तो एमएलए आकर के असेंबली के अंदर में रिटर्निंग अफसर को कंप्लेंट करते कि जी साइन हमने नहीं किए। फिर उसके बाद में रिटर्निंग अफसर क्या करता? चुनाव आयोग को लिख करके देता कि साहब हमारे यहाँ पे ऐसा ऐसा सो एंड सो केस आया है, इसके अंदर एमएलए मना कर रहे हैं कि साइन फर्जी हैं, और बंदा भी यहीं बैठा हुआ है, बोलो क्या करूँ? फिर चुनाव आयोग कहता कि जाओ जी रिटर्निंग अफसर जी, आप अपने नियरेस्ट जो आपका थाना है वहाँ पे जाकर के आप कंप्लेंट दर्ज करो। ये होता ड्यू प्रोसेस। अच्छा, वो तो फॉलो ही नहीं हुआ। ये ड्यू प्रोसेस तो फॉलो ही नहीं हुआ। तो जब आपको मेरे पर एफआईआर ही करनी थी और यदि नवनीत चतुर्वेदी को 400 BC साबित करना था तो एक दिन बाद में कर लेते ना। एक दिन पहले जो मीडिया में सारा कुछ रात को आ गया, हाँ, कि जी लुधियाना भी, यहाँ भी, वहाँ भी पर्चे, इन्होंने एक इससे इम्पैक्ट क्या हुआ? जो इन्होंने एक रात पहले जो मेरे पर मल्टीपल एफआईआर्स करी, पूरे मीडिया के अंदर एक नेगेटिव कैंपेन चलाया, ये मेरी नज़र में आरपी एक्ट के सेक्शन 123 का उल्लंघन है। इन्होंने मेरे पर एक अनड्यू प्रेशर बनाया, पूरे प्रदेश में एक ऐसा माहौल बनाया कि एक आदमी आया राजस्थान से और इस तरह से फर्जीवाड़ा करके उसने फर्जी नॉमिनेशन कर दिया, ताकि असेंबली में रिटर्निंग ऑफिसर के माइंड में एक पहले से एक एजेंडा भर दिया जाए कि भाई 11 बजे जैसे ही चतुर्वेदी आवे इसका नॉमिनेशन
खट से रिजेक्ट कर देना, क्योंकि अखबार मीडिया चारों तरफ से भरा हुआ है, एफआईआर दर्ज हो गई मतलब है। नैरेटिव एक बन गया ऑलरेडी। एक नैरेटिव सेट किया था कि बस ये चतुर्वेदी आ रहा है अंदर, 10 मिनट में फॉर्मेलिटी करके इसका नॉमिनेशन रिजेक्ट कर देना। और एक बंदे का दिमाग जो है वो रात को 10 बजे से खराब है। क्यों? क्योंकि इसके पर फोन आ रहे हैं, पर्चे हो उसके गए। पास में फ़ोन आ रहे हैं, पर्चे हो रहे हैं, हजार तरह के लोग हजार तरह के सवाल पूछ रहे हैं कि जी चतुर्वेदी जी ये क्या किया अब क्या आपने, करोगे? अब क्या करोगे, कहाँ भागोगे, बिल्कुल ठीक कैसे है। बचोगे। तो मेरा माइंड तो आपने डाइवर्ट कर दिया। जो मेरा माइंड जो एक कूल एंड काम कंडीशन में था वो तो था नहीं ना, मेरा माइंड तो टेंशन में था। और यदि चंडीगढ़ पुलिस की सिक्योरिटी नहीं होती तो मैं तो असेंबली के अंदर भी नहीं एंटर हो पाता। मैं उस पर भी आऊँगा। हाँ, आप अपनी बात रखो। तो चंडीगढ़ पुलिस की मैंने सिक्योरिटी मांगी। बीइंग ए पुलिस का दायित्व होता है कि हर नागरिक की सुरक्षा करे। हर नागरिक को हक है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए 100 नंबर पे या 112 नंबर पे डायल करके मदद मांग सकता है। थाने में जा कर के डीजीपी से, एसएसपी से, आईजी से वो अपने लिए सिक्योरिटी की डिमांड कर सकता है। मेरे को ऐसा लगा 13 तारीख की शाम को कि भाई मेरे साथ में धक्का होने वाला है, मुझे कुछ लोग किडनैप कर सकते हैं या मेरे साथ में मारपीट हो सकती है या मेरी हत्या कराई जा सकती है। तो इस आशंका के तहत मैंने चंडीगढ़ के डीजी को, आईजी को, एसएसपी को, इन सबको मैंने फ़ोन किया और बताया कि मैं सो एंड सो नवनीत चतुर्वेदी हूँ और मैंने इस तरह से राज्यसभा का नॉमिनेशन भरा है और मेरे साथ में ये होने जा रहा है। उन्होंने मुझे सुरक्षा दी। मैंने उनसे निवेदन किया कि आप मुझे कल सुबह सुरक्षित एनी हाउ असेंबली के अंदर पहुँचवाइए। उन्होंने पहुँचवाया, उसके लिए उनका धन्यवाद है। उन्होंने अपनी कानूनन ड्यूटी निभाई। अब जब हम असेंबली से वापस लौट रहे थे तो इन्होंने सिविल वर्दी में, सिविल ड्रेस में इन्होंने हमारी गाड़ी रोकी और उस गाड़ी में से मुझे खींचने की कोशिश करी। जो सुखना लेक वाली जो वीडियो सुखना वायरल लेक हुई। में हुआ था। अब न तो चंडीगढ़ पुलिस को उस मोमेंट पे पता था कि ये सिविल ड्रेस में जो बंदे आए हैं गाड़ी में से जो छीना झपटी कर रहे हैं ये पंजाब पुलिस है कि कौन है। उनको तो शायद कोई लेना जा रहा हो वैसे ही। वो तो सिविल ड्रेस में आए थे ना। तो यदि उन्हें पकड़ना ही था तो वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में भी हो सकते थे। प्रॉपर तरीके से चंडीगढ़ थाने में जाकर के एक अपना जो प्रोसेस है, जो ऑफिशियल चैनल होता है, ऑफिशियल प्रोसेस के थ्रू आ सकते थे। हाँ। उन्हें सुखना लेक पे चंडीगढ़ पुलिस की गाड़ी में से मुझे खींचने की जरूरत ही क्या थी? ठीक है। शुरुआत उन्होंने की थी। और सबसे बड़ी बात कि जब भी नॉर्मल रूटीन ऑफ कोर्स में यदि किसी बंदे के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज होती है, मैं आपको इंटरेस्टिंग टाइमलाइन बताता हूँ। रोपड़ में रात को 11:30 बजे एफआईआर दर्ज होती है। 12:30 बजे सीजीएम रोपड़ कोर्ट के जो जज साहब हैं, सीजीएम साहब, 12:30 बजे उठ करके अरेस्ट वारंट जारी कर देते हैं। उस अरेस्ट वारंट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती तो अगले दिन फिर से अरेस्ट वारंट जारी कर देते हैं। आपने मेरे पर फॉर्जरी के चार्जेस लगाए 318, 340, 336। उसके अंदर कोई इंक्वायरी नहीं हुई। एमएलए साहब ने कहा कि मैंने सोशल मीडिया पे देखा, मैंने व्हाट्सएप के ऊपर देखा, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया, मैंने फिर व्हाट्सएप से फॉर्म 2C डाउनलोड किया और फिर मुझे लगा कि ये मेरे साइन नहीं है इसलिए मैं पर्चा करा दिया। तो जब आप फॉर्जरी की कोई कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट करोगे तो सबसे पहले एक कोई फॉर्मल इंक्वायरी होती है। फॉर्मल इंक्वायरी कहाँ हुई जी? एमएलए साहब ने बोला, पुलिस ने खट से 10 मिनट में पर्चा लिख लिया, सीजीएम साहब ने खट देने से अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। कोई आदमी आप तो पूरे सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर रहे हो। कोई आदमी कोई इंक्वायरी कर नहीं रहा, कोई आदमी कोई आप पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हो, इसका मतलब मेरा तो सवाल पूरे सिस्टम से ही है। फिर सवाल आपसे भी है। अब मैं उस पर आता हूँ। बिल्कुल है। चंडीगढ़ पुलिस ने जिस तरह की सुरक्षा आपको दी, मतलब आपने कहा कि मैंने फ़ोन किया एसएसपी को, डीजी को कि भाई मेरे को सुरक्षित पहुंचाया जाए, क्या डीजीपी अपनी गाड़ी भेज देंगे? सवाल वहां से खड़ा हुआ। आपने फ़ोन किया या कहीं और से भी फ़ोन आया? मैंने फ़ोन किया कि भाई मुझे एक गाड़ी दी जाए, उस गाड़ी में मुझे चंडीगढ़ वहाँ छोड़ दिया जाए। अब गाड़ी किसकी थी मुझे नहीं पता। मतलब मेरा सवाल तो यही है ना, पंजाब के लोग भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि चंडीगढ़ डीजी अपनी गाड़ी आपको लेने के लिए भेज रहे हैं, पुलिस लड़ रही है आपस में, पंजाब पुलिस थाने के बाहर का घेराव करके 24 घंटे से ज़्यादा बैठी रही, तब आपको हैंडओवर किया गया, तो क्यों ना सवाल खड़े किए जाए? वो तो जबरदस्ती में घिराव करके बैठे। इतनी बड़ी सुरक्षा आप सोचे कि नॉर्मली, आप मेरी बात सुनिए, आप सोचे कि नॉर्मली फोन कॉल आप करें कि जी मैं 100 कैंडिडेट हूं और मेरे हाथ से 2 गनमैन,
3 गनमैन मैक्सिमम है ये। और चंडीगढ़ पुलिस तो एक्चुअली सुरक्षा देती भी नहीं है। अगर आप देखें तो पंजाब हरियाणा पुलिस सिक्योरिटी जरूर देती है, चलो एक सर्टेन केस आपके वाले में ठीक है, पर इतनी सुरक्षा, सवाल तो देखो बनते हैं। नहीं नहीं, जब आप चंडीगढ़ पुलिस के ऊपर सवाल बन रहे हो तो ये भी तो देखो कि भाई नॉर्मली क्या हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ है कि एक 420 के आरोपी को पकड़ने के लिए 200-250 पुलिस वाले थाना घेर करके बैठ जाएं? मतलब आपके हिसाब से वो डर पैदा किया गया फिर तो वो। भाई एक नॉर्मली क्या होता है, यदि किसी थाने में 420 का एफआईआर दर्ज हो जाती है तो क्या होता है, थाने से एक मुंशी या एक कोई कांस्टेबल या एक कोई थानेदार फ़ोन करता है कि भाई तेरे पर ये कंप्लेंट हुई है, आजा ज़रा जवाब दे। मेरे पास तो किसी भी थाने से फ़ोन नहीं आया कि भाई चतुर्वेदी तेरे नाम पे ये कंप्लेंट आई है, आ जाना रोपड़ कल। हम्म। आप तो पूरा 200-250 सिपाहियों के साथ में मुझे पकड़ने आ गए। तो भाई एक अकेले आदमी को पकड़ने के लिए आपको 200-250 आदमियों की ज़रूरत क्या क्या थी, और आपको पूरा चंडीगढ़ का थाना या पीएचक्यू घेर करके 28 घंटे तक बैठने की उनको जरूरत शक क्या ये था थी? ना कि कहीं आपको राजस्थान ना भगा ले। ये भी एक चर्चा आई कि हो सकता है चंडीगढ़ पुलिस वाया हरियाणा और फिर सीधा राजस्थान भेज दे। भाई मुझे चाहे कहीं भी भेज दिया जाता, मैं कानून से पर तो अभी नहीं भाग अभी मैं कानून से तो आप ये नहीं भाग मान के सकता चलो ना। अभी बला आपकी टली नहीं है। बिल्कुल नहीं पर्चे टली। बहुत हैं पंजाब में। पर्चे बिल्कुल मेरे हो पर सकता है। है कि इस इंटरव्यू के बाद फिर आपको एक फ़ोन आ जाए कि आ जाओ जी। यदि मेरे पास में कोई फ़ोन आता है तो मैं डेफिनेटली जाऊंगा। मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, मेरे पर एफआईआर पेंडिंग है। उन एफआईआर के अंदर अभी तक मुझे अरेस्ट नहीं किया गया है। मैं 70 दिन रोपड़ की जेल में था और हमेशा इंतज़ार करता था कि शायद कभी कोई दूसरे थाने से कोई आएगा, प्रोडक्शन वारंट लेकर के आएगा, मुझे लेकर के जाएगा। ठीक, कई बार तो ऐसा होता है, मैं आपको लेकिन बताऊं। कोई आपकी जो लेने नहीं पहली आया। जेल यात्रा रही है ना पंजाब में, थाने से बाहर निकलो दूसरी पुलिस तैयार खड़ी होती है, आ जाओ जी। मैं उसके लिए भी तैयार था। अच्छा। मैं उसके लिए भी तैयार था। और जब मैं बाहर निकला तो मेरा कई सारा कुछ सामान था जो मैं रोपड़ जेल में बाकी के जो नीडफुल जो बंदे थे उनको मैं दे करके आया था। चलो एक ये बात तो आप नहीं बता रहे कि आपके लिए ऊपर से फ़ोन कौन कर रहा था। देखो कोई तो होगा ना। इतना बड़ा सीन जो हुआ क्रिएट पंजाब में, वो ऐसे तो नहीं हुआ। या फिर मेरा एक सवाल है, आप आम आदमी पार्टी के आदमी तो नहीं है, कहीं अपने एमएलएज को डराने के लिए सारा नाटक आम आदमी पार्टी नहीं कर दिया हो कि भाई जो इधर उधर भाग रहे हैं कम से कम, मतलब मुस्कान तो मुझे आपकी इशारा कर रही है, क्या ये कुछ ऐसा कोई गेम तो नहीं था? जब मैं जेल में था तो मेरे को मतलब बाकी आप के ये मानते हो कम से कम उनके वो 10 एमएलए तो डर गए, औरों को भी मैसेज चला गया? 10 नहीं जी, उन्होंने सारों को डरा करके रखा हुआ है। फिर तो मतलब आप तो आम आदमी पार्टी के लिए वरदान है फिर। मैं तो बिल्कुल वरदान हूँ। मैं तो हमारे जो 10 एमएलए जिन्होंने मेरे बारे में गवाहियाँ दी हैं या जिन्होंने मेरे ऊपर पर्चे कराए हैं, मतलब उनकी मैं टिकट नहीं कटेगी अगली बार, ये मैं दावे के साथ कह सकता मैं हूँ। तो उनके लिए भी भगवान हूँ। क्यों क्यों क्योंकि इलेक्शन पिटीशन लगने के बाद में पूरी आम आदमी पार्टी उनकी सेवा करेगी। उनकी टिकट उनको बराबर मिले, इस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा। 27 में हाँ, नहीं तो हल्ला मचा देंगे। ऑब्वियसली अब उनकी सेवा करना तो आम आदमी पार्टी का फ़र्ज़ है। मुझे तो उल्टा उन 10 आदमियों को मुझे धन्यवाद देना चाहिए। मतलब थोड़ा सा बता तो दीजिए कौन था ऊपर ऐसा। मेरे ख्याल से पंजाब पुलिस ने भी तो आपसे ये पूछा होगा। मैं उस पार्ट में नहीं जाऊंगा इन्वेस्टिगेशन वाले में। बिल्कुल पूछा था। कोई तो होगा। मैंने कहा जी परमात्मा। ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 अगर आम आदमी पार्टी के पंजाब के प्रधान कह रहे हैं तो ये ऑपरेशन चलाने वाला था कौन? देखो जी, आम आदमी पार्टी का तो काम ही यही है। जब केजरीवाल जी वो शराब घोटाले के अंदर जब जेल गए थे तब भी वो यही कह रहे थे कि भाजपा हमारे केजरीवाल जी को तिहाड़ जेल में जान से मारने की कोशिश कर रही है, जान से मारने की कोशिश कर रही है। मैं तब भी यही कहता था कि यार ऐसे कौन सी साजिश कर रहे हैं कि जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश सफल नहीं हो रही। तो इनका काम है फालतू के ड्रामे करना, फालतू की हवाबाजियाँ करना। तो इनके बयानों का कोई मतलब नहीं है। मेरे पीछे कौन है? मेरे पीछे मालिक है, परमात्मा है, और कोई नहीं है। वो मालिक कौन? परमात्मा के अलावा मालिक या परमात्मा वही ही मालिक है? बस वही मालिक है। अब आगे का रिएक्शन क्या रहेगा, मतलब आगे क्या स्ट्रेटेजी? आखिरी सवाल। आगे का मेरा प्लान यही पंजाब है से तो कि मुझे सबसे लगता है अब आपने तौबा कर ली होगी। नहीं, मैं कोई तो तौबा नहीं करी। नहीं, मैं इतना साल कुछ भर होने के बाद भी नहीं की? मैं साल भर पंजाब में ही रहूँगा। मैं छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। फिर मुझे लग रहा है किसी रोपड़ की तो आपने सैर कर ली है, मतलब सतलुज दरिया के किनारे की कहीं और ना भेज दें फिर, अगर ये आप कह रहे हो साल भर रहूंगा देखो तो। मैं पंजाब की जनता के लिए और पंजाब की भलाई के लिए यहाँ पे आया था। मैं यहाँ पे आया था कि यहाँ के एमएलएज को वोटिंग का राइट मिले। चुनाव के अंदर में डेमोक्रेसी में क्या होता है,
हर आदमी यही कहता है कि भाई बूथ तक जाओ, वोट दो, भले चाहे नोटा का बटन दबा करके आ जाओ, लेकिन बटन जरूर दबाओ। ठीक है, तो जिस तरह से हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है, उस तरह से हर एमएलए को भी तो वोट देने का अधिकार है ना। यहाँ तो लाला जी अपनी राज्यसभा किसी को बेच करके आ जाते हैं 100-150 करोड़ रुपए में, फिर आकर के अपने बंदों को कहते हैं जाओ रे, इसके नाम का नॉमिनेशन भर दिया, वो आदमी अनपोस्ट जीत जाता है। ये आरोप गंभीर लगा रहे हो आप? तो 100-150 एमएलए करोड़ को वाला। सबको पता है, चाहे वो 100 करोड़ का लेन देन हुआ हो, चाहे 50 का हुआ हो, चाहे 150 का हुआ हो, चाहे चाहे वो 80 का खातों में हुआ हुआ हो, हो, चाहे वो कैश में हुआ है। कैश में हुआ हो, जैसे भी हुआ हो, हुआ तो है ना। नहीं तो बिना मतलब में ऐसे जितने भी बंदे जो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा में गए हैं, वो कोई तो गिव एंड टेक कुछ तो हुआ होगा ना यार। वो तो पॉलिटिकल सर्किल में सब आदमी जानते हैं। कौन सा ऐसा आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जिसने आम आदमी पार्टी के लिए लाठी डंडे खाए, वो चलो कोई राज्यसभा गया हो तो बताओ ना। 420 का ठप्पा तो आपने लगवा लिया, हालांकि अब कह रहे हो कि वो गलत है, मेरे साथ धक्का हुआ है। ये बाकी पॉलिटिक्स में ये सब पैसे वाला, क्योंकि पीछे नवजोत कौर सिद्धू भी कह गई जी 500 करोड़ में सीएमशिप बिकती है, आप भी कह रहे हो जी 100। वो सही बोल रही है, वो सही बोल रही है। बिना बिना पैसे के कोई नहीं बनता। जहाँ पे हमारे मान साहब जो बैठे हुए हैं, ये भी तो कुछ ना कुछ दे ही रहे होंगे ना। नहीं, ये तो कहते पंजाब ही पूरा दिया हुआ है। बस तो वही है। मैं खाली इसको आप नवजोत कौर सिद्धू या कांग्रेस का मत देखो, ये एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। तो फिर तो आम आदमी भरोसा ही ना करे इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे। आम आदमी को हमारी सियासत, हमारे नेता, हमारी सरकारें मीडिया के थ्रू जो दिखाती हैं, वो आम आदमी देख लेता है और वही एक आम आदमी समझ लेता है। जो थोड़ा सा भी लॉजिकल आदमी होगा या अपना पर्सनल, अपना खुद का दिमाग अप्लाई करेगा, वो रेशनल होकर के सोचेगा कि भाई जो मेरे सामने जो न्यूज़ आ रही है अखबार में, टीवी में, मीडिया में, जो मुझे हेडलाइन बताई जा रही है, उस हेडलाइन के पीछे का असली कहानी क्या है, वो एक लॉजिकल आदमी उसको समझने की कोशिश करता है। तो नॉर्मली इतने लॉजिकल आदमी है नहीं आजकल। आधे से ज़्यादा लोग तो जो सामने आता है उस पर बिलीव कर लेते हैं। मतलब पंजाब में ही रहना है। हाँ, पर ये 420 वाला दाग कैसे मुझे दोगे? 420 का दाग हटाना है। और दाग कैसे क्योंकि हटेगा? कागजों में तो चलो आप कह रहे हो कि वो प्रूफ नहीं कर पाए, अब आप जमानत पे बाहर हो। मैं जमानत पे बाहर हूँ, अब मैं बाहर कैसे निकलूँगा? जब मैं कोर्ट से, भाई कोर्ट से यदि मैं मान लो बरी होता हूँ, सपोज 2 साल बाद में बरी होता हूँ, 5 साल बाद में बरी होता हूँ, उस दिन बरी होऊंगा। उससे पहले मैं कहूँगा कि भाई बताओ, आपने मेरे पर आरोप लगा दिया 420 420 420, प्रूफ कहाँ है? और जो मेरी इलेक्शन पिटीशन है उसका आधार भी यही है कि जब 70 दिन में पंजाब सरकार ये तय नहीं कर पाई कि साइन असली थे या नकली, तो आरओ साहब ने कौन से जादू के जोर से 10 मिनट में डिसाइड कर लिया कि साइन नकली थे। अच्छा, कोई कार्रवाई इस पे अगर 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 आपकी पिटीशन पे चीज़ें आगे चलती हैं, जैसे आपने कहा कि वर्सेस हम दोनों के हैं, तो किसी तरह की कार्रवाई आरओ पे या इस सिलेक्शन प्रोसेस पे भी हो सकती है? आरओ साहब के ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो कानून है उसमें मेरी ग्रीवियंस रिटर्निंग ऑफिसर से है, बिल्कुल है, लेकिन कानूनन हम उनको इम्पीच नहीं कर सकते, कानूनन हम उनको पार्टी नहीं बना सकते। और यदि इन केस प्रूफ भी हो जाए कि आरओ साहब के ऑफिस से मेरी इन्फॉर्मेशन लीक हुई, आरओ साहब ने नॉमिनेशन प्रॉपर तरीके से नहीं किया, उन्होंने रूल्स का वायोलेशन किया, सो एंड सो हुआ, तो इलेक्शन नल एंड वॉइड हो जाएगा। लेकिन आरओ साहब के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, उनकी वो जहाँ है वहीं रहेंगे, उनकी तनख्वाह भी वही रहेगी, उनका कोई इंक्रीमेंट भी कम नहीं होगा, ना वो सस्पेंड होंगे, कुछ भी नहीं होगा। ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती अब है। आप, आखिरी सवाल है, आप कह रहे हैं कि 1 साल में पंजाब में हूँ, कहीं पार्ट 3 की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? पार्ट 3 मतलब समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ? पार्ट 3 ऑपरेशन आपने- लोटस अगले की तो कोई तैयारी नहीं है आपकी, हालांकि अब तो इसमें- साल ही रह गया है। भाई 1 साल रह गया। देखो, ऑपरेशन लोटस जैसी कोई चीज़ें हैं नहीं इनके पास में। दुनिया भर का पब्लिक में असंतोष है। बाकी स्टेट्स में सरकारें गिर जाती है नवनीत जी। साफ तौर पे आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि जी बीजेपी तो गिराती ही सरकार है, वो तो चलाती ही ऑपरेशन है, आप कह रहे हैं नहीं कोई चीज़। मेरी बात सुनो ना, यदि बीजेपी सरकारें गिराती हैं या ऑपरेशन लोटस करती हैं, तो सरकारें गिर भी तो जाती है ना। अच्छा, यहाँ तो गिर भी नहीं रही, तो तो इसका मैंडेट बड़ा है इसका ना। मतलब ऑपरेशन लोटस हुआ नहीं है। यदि यहाँ पे फिर ये कौन सरकार सा नहीं गिर ऑपरेशन है? रही, फिर चल क्या रहा है ऑपरेशन? ये कोई ऑपरेशन नहीं है। ये तो नवनीत चतुर्वेदी चल करके आया था, अपना राज्यसभा का नॉमिनेशन भरने आया था। चुनाव होता तब जाकर के पता पड़ता कि नवनीत चतुर्वेदी को 5 वोट मिले हैं या 50 वोट मिले हैं, वो तो उस दिन पता लगता ना। तो दिस इज नॉट ऑपरेशन लोटस।
वो अपने मन के डर को हमेशा बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं, ऑपरेशन लोटस हो गया, ऑपरेशन लोटस हो गया। मतलब लोगों को डराते हैं, लोगों को डराते हैं, अपने लोगों नैरेटिव को सेट डराते करते हैं, हैं। नैरेटिव सेट करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत जी बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। नवनीत चतुर्वेदी, वो कह देंगे ना, नाम तो सुना ही होगा। 3 महीने पहले सुना था, अब बाहर हैं, कह रहे हैं पंजाब में ही रहूँगा। पर सवाल वड्डा यही है कि वाकई 420 सी, कि वाकई ऑपरेशन लोटस सी, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਰੇਟਿਵ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ 420 ਦਾ ਠੱਪਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਸਿਗਨੇਚਰਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬੇਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਦਾਲ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਦਾਲ 'ਚ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਲ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤੀਲਾ ਕਾਲਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।